ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को आपके सामने लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। इसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, बहुत ही इजी है, आप पहले से जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस when physical condition like temperature, pressure, length etc are constant। तो ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा वायर है, इसके वायर से ये हमारा मान लीजिए एक सर्किट है, ठीक। इस सर्किट के पोटेंशियल अगर भी है, इसका करंट मान लीजिए आई होगा, ठीक। अगर मान लीजिए वी है और आई है, इन दोनों का अगर हम डायग्राम बनाएं, वी की वैल्यू 1 है तो मान लीजिए वाई की वैल्यू 0.5 है। जैसे ही वी की वैल्यू 2 हुई, मान लीजिए अपने आप आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे v की वैल्यू 3 होगी, वैसे ही i की वैल्यू 1.5, मतलब बढ़ता जाएगा, एक सेम रेशियो में इंक्रीज़ करता जाएगा। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल कंडीशन का चेंजेस ना हो। अगर हम उसके टेम्परेचर में, उसके प्रेशर में, उसके लेंथ में, उसके एरिया में, इन सब में अगर हम चेंजेस लेकर आएँ, इन सब में अगर हम क्या करें, चेंजेस लेकर आएँ, तब इस कंडीशन को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो पहला लिमिटेशन इनका यही है। तो मान लिया कि किसी भी सर्किट में भी पोटेंशियल हमने दिया है, जिसके कारण हमें जो करंट मिला है वो क्या है, आई है। अब आपको पता है कि जब भी कोई प्रपोजन का साइन होता है, जब भी किसी प्रपोजन का साइन होता है, तो इस प्रपोजन के साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है। वो कांस्टेंट है आपका आर, जहाँ आर क्या है आपका, एक तरह का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ऐसा कोई भी वायर या ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा जिसके पास रेजिस्टेंस नहीं होता। रेजिस्टेंस होता क्या है अभी हम आपको बताएंगे, फिर से बता भी दे रहे हैं ओरली। रेजिस्टेंस एक तरह का प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, मेटल है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकता है। इसका बहुत ज़रूरत, इसकी एक समझ लीजिए कि एक इम्पॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रिसिटी में। अब आप सोचेंगे कि अगर करंट करंट को बहने से रोकेगा तो फिर इसका फ़ायदा क्या है, अभी हम आपको बताएंगे टॉपिक पर। अब इस ओम के लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं। ओम्स लॉ वेल डिफाइंड फॉर मेटल्स, ओम्स लॉ आर वेल डिफाइंड फॉर मेटल्स। अगर मेटल्स के लिए जो ओम्स लॉ है वेल डिफाइंड है, बट दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से बने जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे डायोड है, ट्रायोड है, ऐसा नहीं है कि इस पर वो वर्क नहीं करता, इस पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन उसका ग्राफ ऐसा नॉर्मली हमारा जो इनके नियम है उनके हिसाब से हमारा ग्राफ एक लीनियर होना चाहिए, एकदम सीधा, एक सीधी लाइन आनी चाहिए। लेकिन इसका ग्राफ कुछ ऐसा, भी और आई का जब हम बनाएंगे ग्राफ, तो इसका ऐसा ग्राफ आएगा, डिपेंडेंट है लेकिन डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो इसके लॉ को अप्लाई नहीं करता, जो इसके लॉ को अप्लाई नहीं करता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो भी इसके नियम को अप्लाई नहीं करता उसे नॉन ओमिक मटेरियल कहते हैं, और जो इसके लॉ को अप्लाई करता है उसे हम लोग ओमिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। तो सिमिलरली मेटल आर ओमिक, जो है वो क्या है, एक ओमिक मटेरियल है, मतलब वो जो है वो ओम्स के लॉ को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये 2 लॉ है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। बस इतना ही सिंपल सा है, और इतना ही सिंपल सा है ओम का लॉ, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, फिर आते हैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है,
रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी आप बहुत अच्छे जानते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? अ पोजीशन क्रिएटेड बाय कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नोन एज रेजिस्टेंस। कोई भी एक मटेरियल है जो अपने ऊपर से रेजिस्टेंस को, जो करंट को फ्लो करने से रोके, रेजिस्टेंस को फ्लो करने से रोके। अगर रेजिस्टेंस को फ्लो करने से रोकता है तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हो गया इसका एक्चुअल मीनिंग। लेकिन चलिए आते हैं, आपको पता है ओम्स लॉ से क्या है, V = IR। अभी आपने देखा यहाँ से I को नीचे बदल देंगे तो V/R हो जाएगा। तो R की वैल्यू क्या आ गई? रेशियो ऑफ V एंड I। अब रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो इसी को मैंने लिख दिया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अब बात करते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस की ज़रूरत क्या है। जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो एक टर्मिनल वेलोसिटी होती है। क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी? पानी में अगर कोई भी चीज़ फेंकी जाती है तो पानी में क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट का स्पीड यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा, हर जगह 5 की ही स्पीड से वो गिरेगा। लेकिन ऐसा क्यों? पानी के अंदर भी तो ग्रेविटेशन काम करता है। पानी के अंदर भी तो ग्रेविटी काम करती, तभी ना आप नीचे जाते। अगर ग्रेविटी नहीं काम करती तो आप पानी के नीचे जाते नहीं। लेकिन पानी के अंदर ग्रेविटी के साथ साथ एक और फोर्स काम करता है जिसका नाम क्या है? अपथ्रस्ट फोर्स, जो आपको ऊपर की तरफ उठाता है। तो इस अपथ्रस्ट फोर्स का काम क्या है? ग्रेविटी के वर्क को रिड्यूस कर देना। क्या काम है इस अपथ्रस्ट फोर्स का? काम क्या है? ग्रेविटी को रिड्यूस करना। जिससे आपको क्या होता है? जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, आराम से आते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं। आप पैराशूट से ऊपर से नीचे कूदते हैं तो आपकी जान बच जाती है। उसका रीज़न क्या है कि आपकी स्पीड जो है कॉन्स्टेंटली आप गिरते हैं। आपकी स्पीड अगर एक बार 10 मीटर की है, 10 मीटर पर सेकंड की है, तो आप उसी स्पीड से नीचे गिरेंगे, उससे ज़्यादा की स्पीड से नहीं गिरेंगे। लेकिन जब हम विदाउट पैराशूट खींचते थे, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते, वैसे वैसे पर सेकंड हमारी स्पीड क्या होती है? इंक्रीज़ करती जाती है। और अंत में नीचे आने के बाद पैर हमारा टूट जाएगा, हम एक्सपायर कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऊंचाई से हम कूदते हैं तो स्पीड हमारी उतनी नहीं होती है, जिसके कारण हमारा बचाव हो जाता है। तो यही काम रेजिस्टेंस का है। मान लीजिए कि एक नदी है, वायर एक नदी है, और वायर एक नदी होने का, मान लीजिए एक वायर है जो कि एक नदी है, इसके अंदर बहुत सारा रेजिस्टेंस रूपी पानी भरा हुआ है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आराम से एक ही स्पीड से जा रहे हैं, जिससे क्या होगा? यहाँ पे भी करंट की वैल्यू, यहाँ पे भी, हर जगह आपको करंट की वैल्यू एक जैसी मिलेगी। लेकिन अब सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ना होता, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता, रेजिस्टेंस ना होता, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम इसमें से नीचे गिराते। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते कि चलिए नीचे जाइए। तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाता, तो इलेक्ट्रॉन के नीचे जाने से क्या हो जाता? यहाँ पे स्पीड अलग होने के कारण आई बदल जाता, यहाँ पे अलग स्पीड होता। जैसे जैसे वो नीचे जाता वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या हो जाती? इंक्रीज़ करती जाती। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती, जैसे जैसे वहाँ पे रेजिस्टेंस का रुकावट नहीं होता, तो समझ लीजिए कि ये मेटल क्या है? एक तरह से पानी है, और पानी में रोकने की ताकत नहीं है। हवा की तरह आप गिर रहे हैं जहाँ पे पानी अब नहीं है। रेजिस्टेंस को मैंने वाटर की तरफ ट्रीट किया कि मान लीजिए रेजिस्टेंस एक तरह का पानी है, और पानी में गिरने वाला इलेक्ट्रॉन एक पत्थर या कोई ऑब्जेक्ट है जो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अब हम इसको एयर में लेते हैं, तो एयर में इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। मान लीजिए मेटल के अब चारों तरफ रेजिस्टेंस ख़त्म हो चुका है, अब वो एयर है, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे उसके करंट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज़ करती जाएगी। और जैसे जैसे उसके करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी, तो पता चला कि कहीं पे तार का अमाउंट था मैक्सिमम झेलने का 1 एम्पियर, और कहीं पर वो एकाएक 2 एम्पियर हो गया, और वहीं पे तार क्या हो गया? टूट गया। क्योंकि कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ज़्यादा करंट को वो झेल नहीं सकता। जैसे जैसे चार्ज फ्लो कर रहा है, जैसे आप कूदते हैं तो क्या हो? आपको चोट नहीं लगता है, लेकिन हमारे अंदर वो बर्दाश्त करने की ताकत होती है। लेकिन अगर उसी को हम हाइट बढ़ा दें तो आप कूदेंगे तो आपको चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो इसलिए हमारे मेटल में रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या करता है? अब देखिए, अब आप कहेंगे रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या डिपेंडेंस भी होता है। अभी हम आगे बात करेंगे
कि जैसे जैसे आप पानी के गहराई में जाते हैं वैसे वैसे पानी का अपथ्रस्ट फोर्स, मतलब कि उसमें एक दो तरह के फोर्स होते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स होता है, वो बढ़ने लगता है। उसी तरह जैसे जैसे आप मेटल में दूरी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अभी हम बताएंगे इसमें, अभी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस भी बताएंगे। तो रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू रेशियो ऑफ, ये आपको समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पर। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के ऐसा यूनिट की। जैसा कि आपको पता है आर की वैल्यू आपके सामने क्या है, V/R ही है। चूँकि रेजिस्टेंस के बारे में सबसे पहले बताया किसने, ओम जी ने, इसलिए रेजिस्टेंस को यूनिट माना गया कि चलिए हम इसको ओम के नाम से जानेंगे। अब इस ओम का मतलब क्या है, V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और A का यूनिट क्या होता है, I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। अब आप देखिए, तो रेजिस्टेंस चूँकि किसने बताया था, ओम ने बताया था, तो इसलिए इसकी यूनिट को हमने ओम बोला। लेकिन ओम का मेन मतलब क्या है, वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब बात करते हैं, अगर V की वैल्यू 1 वोल्ट कर दी जाए और I की वैल्यू भी 1 एम्पियर कर दी जाए, ध्यान समझिएगा, V की वैल्यू 1 वोल्ट कर दी जाए, I की वैल्यू 1 एम्पियर कर दी जाए, तो इससे आपको जो R का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, ठीक। और ये वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या है, ओम है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। इस ओम को हम लोग ऐसे ना लिखकर 1 ऐसे सिंबल करते, ये सिंबल है ओम का, आप इस तरह बनाएंगे, ये किसका सिंबल है, ओम का। जहाँ पे आपको ये सिंबल बना दिखेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ओम होगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि 1 ओम इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 रेशियो। मतलब किसी सर्किट में अगर किसी भी सर्किट मान लीजिए, कोई भी सर्किट ले लीजिए, कोई भी वायर ले लीजिए, इसका 2 एंड ले लीजिए। इस वायर के सर्किट का पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट हो और इसमें से बहने वाले करंट की वैल्यू जो है 1 एम्पियर हो, तब हम कहेंगे कि इस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। क्या कहेंगे, फिर से समझिए, इफ़ 1 वोल्ट रेजिस्टेंस ऑफ वायर फॉर एनी 2 पॉइंट्स, किसी भी वायर के बीच में 2 पॉइंट्स पर क्या है, 1 वोल्ट एम्पियर है, और उसमें से बहने वाला करंट, उसमें से फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू अगर 1 एम्पियर है, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो हम उसे कहेंगे 1 ओम, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम इसका डेफिनेशन वाइज भी लिख देते हैं। तो जैसा कि आपके सामने हमने लिख दिया है कि 1 ओम क्या है, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के रेशियो के बराबर है। तो आपके पास क्या है, इट इज़ इक्वल टू इफ़ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज़ प्रोड्यूस। ये तब इक्वल होगा कि जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, जब व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट, जब किसी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब किसी भी सर्किट से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और उसी समय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो, तो इस वायर के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। आगे आते हैं चेंज ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। अब आते हैं चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू फिजिकल कंडीशन। जैसे जैसे वायर का फिजिकल कंडीशन आप बदलते जाएंगे वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस भी बदलता जाएगा। इसमें मेनली हम 2 लोगों पे बात करने जा रहे हैं, लेंथ पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर। लेंथ और क्रॉस सेक्शन, लेंथ मतलब वायर जितना लंबा हो जाएगा वो उसका लेंथ होता है, और हर वायर थोड़ा ना थोड़ा 2D स्ट्रक्चर का ज़रूर होगा, तो उसके इस एरिया को हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखिए, पहला प्रॉपर्टी होता है कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे
जो होगा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी क्यों है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लोटेशन एक रेट से होता है, मतलब एक रेट से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाते, कहीं पर यहाँ पर रेट अलग, इतने दूर में रेट अलग, ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस एक है और यहाँ पर पावर एक है तो निगलेक्ट हो जाता है। जिस रेशियो से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती है उसी रेशियो से जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है उसी रेशियो से अपोजिशन फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। तो रेजिस्टेंस जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, जिससे उसके रोकने की ताकत भी बढ़ती जाएगी। जैसे कोई एक आदमी ने मेरे को धक्का दिया 2 न्यूटन के फोर्स से, मैंने उसको 1 न्यूटन के फोर्स से धक्का दिया, तब मेरे पर 1 न्यूटन उसने लगा दिया। 1 न्यूटन, जैसे देखिए समझिए बात को, ये मैं हूँ और एक दूसरा व्यक्ति है, उसने मेरे पर फोर्स लगाया, मैंने 1 न्यूटन लगाया, उसने 2 न्यूटन लगाया, जिससे मैं पीछे की तरफ चला गया। फिर मैंने अपना फोर्स बढ़ा दिया, कहा कि अच्छा, मैंने कहा कि अब मैं 2 न्यूटन फोर्स लगा, इसने भी कहा अच्छा, इसने भी 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। फिर से मैं एक ही न्यूटन से पीछे जा रहा हूँ। फिर मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया, इसने 4 कर दिया, मैंने 4 किया, इसने 5 कर दिया। तो हर बार जो रिज़ल्ट आ रहा है कि हर बार मैं एक ही न्यूटन के फोर्स से मैं पीछे जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड को बढ़ाएगा वैसे वैसे लेंथ के बढ़ने के कारण आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता जाएगा। और जैसे जैसे आपका रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी तरह जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, जैसे कि आपका करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे करंट की बढ़ेगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जितना तेज़ी से फ्लो होगा करंट उतनी तेज़ी से डेवलप होगा। लेकिन लेंथ के बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे उसका रिज़ल्ट बार बार एक ही न्यूटन हमारा, जिससे हमारा बार बार हमारा रिज़ल्ट क्या रहा, मैं अपना फोर्स बढ़ाया, साथ ही साथ इसने भी अपना फोर्स बढ़ाया, जिससे रिज़ल्ट में हमेशा मैं 1 न्यूटन से पीछे ढकेला जा रहा हूँ, हमेशा 1 न्यूटन से, जिसके कारण मेरा रिज़ल्ट हमेशा 1 न्यूटन का ही मिला, जिसके कारण आपका करंट का जो फ्लो होता है मेटल में किसी भी जगह पर एक जैसा होता है। ठीक। दूसरा है R इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। व्हाट इज़ A? A इज़ क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब इस लेंथ पर वायर, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे फ़्लो करना है। जैसे ये मान लीजिए ये हमारा वायर है और करंट इस हिसाब से फ़्लो करेगा, इस हिसाब से अगर फ्लो करेगा तो ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। जनरली क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, इसलिए हम उसको πr² से डिनोट करते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वह इसी फॉर्मूले से काम करेगा। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब देखिए करंट के पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या होता है, सरफेस पर ही फ्लो करता है। अगर करंट मान लीजिए कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया है तो जो भी चार्ज फ्लो करेगा इसके सरफेस से ही होते हुए जाएगा और कहीं से, मतलब कि जो आपका इसका ये जो सरफेस है करंट इसके बीच से नहीं गुजरेगा, हमेशा इसके ऊपर से होकर गुजरेगा। इस हमेशा इसके ऊपर से होकर गुजरेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट ऑफ करंट। अब अगर इसी का क्रॉस सेक्शन देखिए, अभी ये क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा सा है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा सा है, तो अब इसके चारों तरफ करंट फैल जाएगा। उसके अलावा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्वल अमाउंट में होता है। अगर एक इक्वल लेंथ है, लेंथ जो है आपका क्या है, इक्वल है, क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह एक जैसा है, तो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक जैसा होता है। अब देखिए ये इतना बड़ा एरिया, अब एक और बड़ा सा एरिया ले लें तो इस पर चार्ज जो होगा और ज़्यादा फैल जाएगा, बड़े आराम से फैलेगा कि नहीं फैलेगा। देखिए अब आप एक बात समझिए, मान लीजिए आपके स्कूल वाले रैली ले जा रहे, 1 किलोमीटर का ये पाथ है, मान लीजिए 1 किलोमीटर का एक रास्ता है। आपके स्कूल में कहा गया बच्चों आज हम रैली लेकर चलेंगे। रैली में मैंने सिर्फ एक लाइन बनाया कि चलो एक लाइन बना, एक लाइन आपको जाना है, एक लाइन बना और इस एक लाइन को करना है कि 1 किलोमीटर की दूरी को क्रॉस करना है। ठीक। फिर मैंने कहा कि चलो इस बार मैं काम करता हूँ कि फिर से वही 1 किलोमीटर ही मैं रैली पे जाऊँगा, लेकिन इस बार जो मेरा रैली का जो दो बच्चों का रो बन गया। कितने बच्चों का रो बन गया? 2 बच्चों को। तो बताइए किस में आसानी से और जल्दी हम दोनों की स्पीड अगर सेम मान लें
दोनों की स्पीड अगर हम सेम मान लें तो कौन सा कंडीशन पहले 1 किलोमीटर क्रॉस करेगा? तो सबसे पहला कंडीशन ये क्रॉस करेगा। क्यों? क्योंकि इसे क्रॉस करने में ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर इसका जो बड़ा सा लेंथ है उसको यहाँ तक जब पहुँचेगा तब जाकर वो क्या करेगा? क्रॉस करेगा। जैसा कि मैंने बताया कि इस वाले को क्रॉस करना, क्योंकि देखिए दोनों की स्पीड सेम है, सिर्फ इसका लेंथ बड़ा होने का कारण इसको 1 किलोमीटर पास पूरी तरह से कम्प्लीटली पास करने में समय लगेगा, जबकि ये इतने ही दूर पहुंचकर पास कर जाएगा। तो जैसे जैसे सरफेस जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है वैसे आपका क्या होता है? स्पीड बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपका क्रॉस सेक्शन, जैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का लेंथ बढ़ जाता है। जैसे ये छोटे से सरफेस एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लेंथ इतना होगा, बड़े सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन छोटा हो जाएगा। एक और बात से समझिए, मान लीजिए एक छोटी सी पतली सी गली है और यहाँ पर आप हैं, ठीक, और यहाँ पे आपसे युद्ध करने के लिए 2-3 बच्चे आपके मित्र दुश्मन आपके सामने हैं। अब आपको इनसे बचकर निकलना है, बच जाएंगे लेकिन थोड़ा सा टफनेस होगा। अब लेकिन इसी को हम थोड़ा सा बड़ा एरिया कर दें तो अब आपको इसमें से इनको बचकर निकलना, सीधे निकलना है बस, आपको बहुत आसान होगा। आप इनको चकमा देना आपके लिए आसान होगा। यहाँ आपको चकमा नहीं, सीधे फाइट कर जाना पड़ेगा। तो देखिए एरिया बढ़ने के कारण आपको जाने में सुविधा हुई और एरिया कम होने का आपको जाने में असुविधा हुई। तो इससे क्या पता चलता है कि रेजिस्टेंस इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब कि वो क्या है? सरफेस एरिया जितना बड़ा होता जाएगा आपका रेजिस्टेंस उतना कम होता चला जाएगा। अब इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर हम एक साथ कर लें तो R की जो वैल्यू हो जाएगी वो L/A हो जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रजिस्टर जब भी प्रोपोज़न के साइन को हटाया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है? एक प्रोपोज़न के साइन को हटाने पर आपको एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है और उस कांस्टेंट की वैल्यू है यहाँ पर रो। क्या है नाम इसका? रो। इस रो को हम लोग रजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी कहते हैं। और यह एक तरह का स्पेशल रेजिस्टेंस है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, रजिस्टिविटी पर अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंडीशन से भी कर दिखाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, लेकिन अभी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो जब हम ओम लॉ का डेरिवेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्री फॉल मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेथड से प्रूव करके दिखाएंगे तो वहाँ पे हम आपको टेम्परेचर की कंडीशन को भी दिखाएंगे कि हाउ द रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अभी फ़िलहाल आप लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया को ही समझ पाइए। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।